गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 14 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है हिंदी दिवस, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। कमेंट सेक्शन में जो है आप बधाइयां दे सकते हो। ये टॉपिक हम लोग थोड़ा सा करने वाले हैं। और उसके अलावा ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, ये टर्म शायद आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो ये टर्म आपको बताऊंगा ये क्यों यूज की गई है, क्या इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेशन होता है। तो थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। रामसर कन्वेंशन काफी डिटेल में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो लेक है जिसे भोज लेक कहा जाता है, इसको लेके एनजीटी ने कुछ बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है। उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में, मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड क्या होता है, रामसर कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर क्रैकर बैन के बारे में। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर रीजन में, दिल्ली दिल्ली वाले रीजन में फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो फायर क्रैकर बैन के बारे में पढ़ेंगे। यहां से हम लोग साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से भी जो फायर क्रैकर्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, उसका इम्पैक्ट वगैरह वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ये बिल्कुल नया सा टॉपिक आपके लिए होगा, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा प्रोटेक्ट वेटलैंड्स वाला जो टॉपिक है, ये बेसिकली आप इसको ऊपर वाले टॉपिक से जोड़ के देख सकते हैं। हाँ, प्रोटेक्ट फ्लड, जो फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, वो हमारा एडिटोरियल वाले सेक्शन से हम लोग कवर करेंगे। तो दोनों टॉपिक यहाँ पे बेसिकली मर्ज कर सकते हो आप एक तरह से। तो आज है जी हिंदी दिवस, सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। डजेंट मैटर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी एक हमारे देश की जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट यस, मोर देन 40%, 45% जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, वो हिंदी बोल लेती है, समझ लेती है। और हिंदी का जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा है। कुछ साल पहले मैं कन्याकुमारी में गया था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन कन्याकुमारी में भी लोग हिंदी समझ रहे थे, मोस्टली लोग। अब ये भी कह सकते हो टूरिस्ट प्लेस है तो शायद इस वजह से वहाँ पे जो है हिंदी का एक्सचेंज होता होगा। बोलने में इश्यू हो रहा था। तो हिंदी का एक्सपेंशन आप देखोगे, अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे आप, आई वेंट टू अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे तो सभी लोग हिंदी ही बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप नागालैंड में जाते हो, मणिपुर में जाते हो, तो मोस्टली पीपल जो दे स्पीक हिंदी ऑल्सो, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हिंदी। तो हिंदी का एक्सपेंशन तो डेफिनेटली बढ़ ही रहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है ना कि हिंदी को प्रमोट करिए, गवर्नमेंट को भी कहता है कि भाई आप हिंदी को प्रमोट करिए। हालांकि हिंदी हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है वो हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब हम लोग बात 8th शेड्यूल की बात करते हैं, जिसके अंदर 22 लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है। ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 351 क्या कहता है? कहता है ये डायरेक्टिव प्रोवाइड कराता है हिंदी की डेवलपमेंट के लिए सरकार को। सरकार मतलब कोशिश करे कि हिंदी को प्रमोट करे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो वो हम लोग जो हिंदी, आज तो हिंदी दिवस है, नेशनल हिंदी दिवस, सभी को उसकी बहुत बहुत बधाइयां हो। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करते हैं, वो 10th ऑफ जनवरी को पड़ता है। ठीक है जी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, देशों के अंदर जो है हिंदी बोली जाती है, अलग अलग लेवल पे समझी जाती है। जैसे बात करें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, जर्मनी, जहां जहां पे इंडियंस गए हुए हैं। अब यहाँ पे त्रिनाद, सुरीनाम, गायना, युगांडा, मॉरिशियस, क्योंकि यहाँ पे तो इंडियन एक्सपेटेरिएट, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम से ही, अंग्रेज के टाइम से ही लोग यहाँ पे गए हुए थे। तो हिंदी का काफी बोलचाल है वहाँ पे भी। साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे इंडियंस पाए जाते हैं जो हिंदी जो है बोलते हैं। वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदी का ओरिजिन, जो हिंदी वर्ड आया कहाँ से, हिंदी बेसिकली अपने आप में एक पर्शियन वर्ड है, जो कि हिंद से आया है। हिंद मतलब जो सिंधु रिवर की हम लोग बात करते हैं, सिंधु रिवर की बात करते हैं, इंडस रिवर की बात करते हैं। और जो इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोग थे, उन्हें कहा जाता है हिंदू। मतलब वो जो सिंधु रिवर से हिंदू और फिर बाद में इंडस निकला है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इंडस रिवर से ईस्ट साइड में लोग रह रहे हैं, जिनको हिंदू कहा जाता था एक ज्योग्राफिकल टर्म में, जो हिंदी लैंग्वेज बोला करते थे, तो इनको इसलिए हिंदी कहा गया। तो हिंदी जो वर्ड है, आप इसे हिंद, सिंध, इंडस, इससे जोड़ के देख सकते हो। ये हिंदी अपने आप में एक पर्शियन वर्ड है। हिंदी एक हिंदी वर्ड नहीं, ये भी अपने आप में एक आयरनी है। बट खैर,
तो ये वहाँ से आया है। जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो 11th सेंचुरी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हुई, उसके बाद धीरे-धीरे अपभ्रंश और इसके कई सारे जो है रूप सामने आए। लेकिन ये जो फाइनली जो हिंदी हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी? बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बोली जाती है, तो आज हिंदी दिवस है। कोई हिंदी की अच्छी पोएम आपको आती हो, हिंदी के बड़े-बड़े जो है राइटर्स हमारे यहाँ पे रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो आप ऑफ कोर्स आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। उसके अलावा कोई आपको पोएम ऐसी आती है हिंदी की तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो पहला जो टॉपिक आता है यहाँ पे भोज लेक से आता है। भोज लेक जो है वो एक सिटी है भोपाल, मध्य प्रदेश में, आपको पता ही है। अब वहाँ पे है भोज, तो इसके लिए आपको ना एक कहावत भी आती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बेसिकली वो कहानी राजा भोज की ही है, जिन्होंने इस लेक को बनवाया था। ये नेचुरल लेक नहीं है, ये मैन मेड लेक है और भोपाल जो सिटी है उसको ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, भोज लेक के अंदर ये जो मोटराइज्ड जो आपको बोट्स नजर आ रही हैं, देखिए इसके अंदर मोटर लगी हुई है, इसके अंदर आप डीजल डालते हो, इंजन स्टार्ट करते हो, तो ये मोटर वाला सिस्टम चलता है। तो एक पीआईएल फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, में मतलब एनजीटी को एक एप्लीकेशन डाला गया था, एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और उन्होंने कहा था, डिमांड किया था एनजीटी से कि ये जो मोटराइज्ड जो बोट्स यहाँ पे चल रही हैं, वो बहुत डैमेज करती हैं भोज लेक की पूरी इकोलॉजी को, तो उसे बंद करवा दीजिए। तो फाइनली एनजीटी ने गाइडलाइन दिया है और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि भोज लेक से ये जो मोटराइज्ड जो बोट्स हैं, उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि ये जो हमारा मत जो प्रोविज़न्स होते हैं एनवायरनमेंट वगैरह के लिए, उसके लिए ठीक नहीं है। डिटेरियोरेशन हो रही है हमारी वेटलैंड की, और भोज लेक एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है और वेटलैंड की प्रोटेक्ट किया जाना सिर्फ़ इन प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि लीगल तौर पे भी मैंडेटरी होता है। रामसर कन्वेंशन की आप बात करते हो, तो इसलिए थोड़ा-सा ये टॉपिक न्यूज़ में था। एनजीटी के बारे में हम लोग खास डिस्कशन नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आपके पास उसके नोट्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। हाँ, भोज लेक आपके लिए न्यूज़ में है, तो ट येस, भोज लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, जैसे मैंने आपको बताया, एक हिस्टोरिकल लेक है, मैन मेड लेक है, ठीक है? इसकी जो अपर लेक और लोअर लेक 2 पार्ट होते हैं। जो इसका अपर लेक है वो सबसे ओल्डेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। 11th सेंचुरी में राजा भोज, किंग भोज ने जो है इसको बनवाया था और इसके ऊपर जो है इसको एक डैम बनवाया गया था बेसिकली। एक रिवर होती है यहाँ पे, कोलांस रिवर, ठीक है? ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। इसके ऊपर बना हुआ है बेसिकली ये भोज लेक। डैम बनाते हैं तो पीछे पानी रुक जाता है, जिससे लेक क्रिएट हो जाती है। और ये रामसर कन्वेंशन जो 1971 में था, उसके अंदर भी ये रामसर साइट के तौर पे 2002 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। कंजर्वेशन एफर्ट एंड द फाइनेंसिंग इन 1995 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था भोज लेक को या ओवरऑल वेटलैंड्स को मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और जापानीज़ बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन से 2.5 बिलियन रुपीस जो है फंड भी लिए थे इसको सिक्योर करने के लिए। लेकिन वो फिर टूरिज़्म वगैरह बढ़ाने के लिए सरकार ने ये जो मोटराइज़्ड वो बोट्स वगैरह इनको इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके खिलाफ एनजीटी ने फिलहाल केस दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1.2 मिलियन लोग जो है इस 12 लाख लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, जिनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है भोज लेक से काफ़ी हद तक किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स और फिश की वैराइटीज़ भी पाई जाती हैं। विंटर्स में स्पेशली यहाँ पे 2500% प टाइप के जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कोई सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया वगैरह से आते हैं, तो उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट साइट जो है ये बन जाता है। और क्योंकि ये एक रामसर साइट है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाना हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्रिटिकल चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं भोज लेक को? यही प्रॉब्लम्स मोस्टली जो है लेक्स को आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। भोज लेक के आसपास का जो रीजन है वो रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है वहाँ पे हार्मफुल जो है पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। धीरे-धीरे वो इस लेक के अंदर ही आता रहता है। ठीक है? तो पेस्टिसाइड्स वगैरह आने से एक तो यहाँ पे ब काफ़ी डेंजरस होता है। उसके अलावा जो सिटी होती है, सिटी से जो जो सीवेज निकलता है, जो सीवेज निकलता है, उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लेक को डैमेज करते हैं। और जिन्हें ट्रीट नहीं किया जाता, बिना ट्रीट किए ही उसको डाल दिया जाता है। उसके अलावा कुछ रिवर्स वगैरह जो यहाँ पे छोटी-मोटी फ्लो करती हैं, वहाँ से बहुत सारा सिल्ट वगैरह भी जो है लेक के अंदर आता रहता है, जिससे उसकी डेप्थ कम होती रहती है।
तो ये कुछ चैलेंजेस हैं भोज लेक का, आप देख सकते हो। हालाँकि ये जो चैलेंजेस आप इन जनरल भी लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली लेक्स के लिए आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो मोस्टली के लिए। सो रामसर कन्वेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। जब और दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि इतने बड़े लेवल पे एक्सेप्ट की गई है। रामसर कन्वेंशन, यू नो वेरी वेल, रामसर जो है एक सिटी है ईरान के अंदर जहाँ के इसको अडॉप्ट किया गया था। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर कौन-कौन सी वाटर बॉडीज़ को हम लोग एज़ अ वेटलैंड कंसीडर कर सकते हैं? उसके अंदर मार्शलैंड्स, फर्न्स, पीटलैंड्स वगैरह ये सब आती हैं। रामसर कन्वेंशन ये कहता है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं भैया, वो नेचुरली भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल ही हों। जैसे भोज लेक है, ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो मैन मेड है। अब वेटलैंड्स, जैसे हम लोग भोज लेक की बात करते हैं, इसके अंदर तो आप ये कह सकते हो सर परमानेंट पानी रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है रामसर कन्वेंशन के लिए परमानेंट पानी रहे, नहीं, सीज़नल भी हो सकता है। जैसे मानसून के टाइम पे रिवर में ले पानी आ गया लेक में, और मानसून के टाइम जब नहीं है, तो पानी सूख गया। उसको भी रामसर कन्वेंशन के अंदर एज़ अ वेटलैंड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? ये जो रामसर जो साइट्स होती हैं, वो फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, ब्रैकिश वाटर भी हो सकती हैं, सॉल्ट वाटर भी हो सकती हैं। ब्रैकिश वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों का एक तरह से मिक्सचर होता है। इसमें सॉल्ट लेवल ना तो बहुत ज़्यादा होता, ना बहुत कम होता है। तो ये भी यहाँ पे हो सकती हैं। रामसर कन्वेंशन के अंदर जो वेटलैंड्स की हम लोग बात करते हैं, उसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 मीटर तक चलेगा। 6 मीटर से अगर ज़्यादा होता है ना, फिर वो डीपर एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाता है। लाइक स्मॉल सीज़, समथिंग लाइक दैट। तो वो रामसर कन्वेंशन से बाहर रखी गई हैं। तो एक तो आपको थोड़ा-सा आइडिया ये होना चाहिए। अब रामसर कन्वेंशन के बेसिक-बेसिक चीज़ें आपको डेफिनिटली पता हैं, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है आज के लिए। कंटेंट आपको दिया गया है, थोड़ा-सा आप इसको पढ़ भी सकते हो। फ़रवरी 2 1971 अ, को हम लोगों ने इसको बल्कि इंट्रोड्यूस किया था। यूनेस्को के द्वारा इसको इनिशिएट लिया गया था। फिर 75 में जो है इसको फाइनली जो है एनफोर्स कर दिया गया था। इंडिया ने इसको जॉइन किया 98 1982 के अंदर फ़रवरी 1 को, और फ़रवरी 2 को क्योंकि इसे इनिशिएट किया गया था, तो फ़रवरी 2 को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन ये 2 फ़ेब थी मुझे याद है, तभी हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में किया था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास शायद इसके नोट्स होंगे। तो रामसर कन्वेंशन की यहाँ तक तो इतना आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रामसर कन्वेंशन के 3 बहुत इंपोर्टेंट पिलर होते हैं। यहाँ से यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में, वाइज यूज के बारे में। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले करवाया है। वाइज यूज एक टर्म यूज की जाती है रामसर कन्वेंशन के अंदर। वाइज यूज का मतलब ये होता है कि भैया देखिए आप वेटलैंड का यूज करिए। अब लेक्स है, नेचर है, यूज तो हम लोग करेंगे ना, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे नहीं, नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। रामसर कन्वेंशन ये कहता है कि आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका यूज ना सस्टेनेबल तरीके से करिए। आप उसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन मत करिए। इसे कहा गया है वाइज यूज, मतलब समझदारी के साथ उसका यूज करना है। इट्स लाइक अ वाइज यूज, जिसमें आपको क्या करना है, जो ह्यूमन नीड्स है उनको और जो इकोलॉजिकल जो इंटेग्रिटी है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। इसे कहा गया है वाइज यूज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कुछ साल पहले यहां से क्वेश्चन आ चुका था, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो वेटलैंड होती हैं इम्पोर्टेंस, जिनकी बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जिसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी कहा जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है। तो ये 3 मेजर जो है पिलर है रामसर कन्वेंशन के, जिसमें से वाइज यूज वाला जो पिलर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक लिस्ट होती है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें ऐसी वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसे भोज लेक है। भोज लेक बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भोज लेक का जो इंटरनेशनल रेलेवेंस है ना, वो उतना ज्यादा नहीं है। नेशनल रेलेवेंस है, रीजनल रेलेवेंस है, इंटरनेशनल काफी कम है। इसीलिए उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर हम उनको ऐड करते हैं जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नेशनल के साथ-साथ इंटरनेशनल। ब्रिस्बेन के अंदर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 1996 के अंदर। इंडिया में फिलहाल 2 लेक ऐसी हैं, लोकटक लेक इन मणिपुर, केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। शुरुआत में 1993 में हम लोगों ने चिलिका लेक को भी इसके अंदर ऐड किया था, लेकिन बाद में 2002 के अंदर चिलिका लेक से इसको बाहर निकाल दिया था।
ये वो वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है इंटरनेशनली, लेकिन जिनको डैमेज भी काफ़ी हद तक कर दिया गया है। तो जैसे ओडिशा की गवर्नमेंट ने चिलिका लेक को प्रिज़र्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। चिलिका लेक ने दोबारा से रिवाइव करना शुरू किया, तो उसको मूनट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया। तो ये थोड़ी लिस्ट काफ़ी डायनामिक होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि इसके अंदर ये रहेगा या नहीं रहेगा, वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की वेटलैंड्स होते हैं, उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है। हालाँकि आई वुड नॉट रिकमेंड इसको सभी पर रट्टा मार लो, लेकिन थोड़ा-सा इसको आप 1-2 बार देख सकते हो कि किस वेटलैंड को इम्पोर्टेंस कहा गया है। जैसे जहाँ पे 20,000 या उससे ज़्यादा बर्ड वो जो वाटर बर्ड है उसको सपोर्ट करता हो, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये काफ़ी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप इसको देख लोगे, तो शायद आपको एग्ज़ाम में डेफिनिटली बेनिफिट मिल सकता है। ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने पूरा कंटेंट डाला है, इसको मैं आपको नहीं करवाऊँगा। 2017 में सरकार ने जो है वेटलैंड कंज़र्वेशन मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे, इसके प्रोविज़न्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा सेल्फ स्टडी के लिए है, जिसमें अलग-अलग तरह के एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया गया है। जैसे आप वहाँ पे एन्क्रोचमेंट नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते, वेस्ट डिस्पोज़ल नहीं कर सकते। भैया कानून तो बड़े अच्छे-अच्छे हैं, लेकिन धड़ल्ले से जो है इनका वायलेशन किया जाता है। आप भोज लेक को ही देख लीजिए, इसके अंदर काफ़ी एन्क्रोचमेंट हुआ है। वेस्ट डिस्पोज़ल भी यहाँ पे किया जाता है। अनट्रीटेड जो है डिस्चार्ज इंडस्ट्री से यहाँ पे किया जाता है। तो कानून बनाने इज़ अ डिफरेंट थिंग, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट येस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी जो स्टेप्स हैं सरकार ने जो है वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए लिया हुआ है। तो एक डिसेंट सा आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया है। हालाँकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन्स जो है आप कवर कर सकते हो। अ, जैसे वेटलैंड की हम लोग बात करते हैं तो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड्स को कौन-कौन से थ्रेट्स हैं? ये डेफिनिटली आपको पता होना चाहिए। इंडिया में वेटलैंड्स जो मतलब रामसर कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन-कौन सी हैं? फिलहाल इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं। आपको उनका ल नाम पता होना चाहिए, उनकी स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फिर रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको डेफ़िनेटली पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन जो है वो कब आई, क्यों आई, ठीक है? इसके जो पिलर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? क्राइटेरिया क्या-क्या होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिया है क्राइटेरिया उसके बारे में। इंडिया रामसर कन्वेंशन के बारे में क्या रिलेशन है, कौन-कौन सी साइट हमारे यहाँ पे हैं, राइट? उसके अलावा रामसर कन्वेंशन के साथ-साथ कौन-कौन सी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो कि एज़ अ हेल्पिंग बॉडी काम करती हैं। उसके ल ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये बेसिक चीज़ों के साथ-साथ आप करंट अफ़ेयर ऐड करते हो। करंट अफ़ेयर इन माने के जो वेटलैंड न्यूज़ में होती है। जैसे भोजलेज न्यूज़ में है, तो वो आप जो है फिर कंटीन्यूअस को अपडेट करते रहें। बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके कंटेंट को तैयार करके करंट अफ़ेयर को तैयारी करें। तो इससे सिंपल सा टॉपिक हो जाता है। और वेटलैंड्स के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। आप डेफिनिटली इतनी इन्फॉर्मेशन से हैंडल कर सकते हो। लेकिन येस, आपके नोट्स में मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है और आई होप आपके पास होगी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन्स बीजेपी एमपीज़ पिटीशन टू लिफ्ट द फायर क्रैकर बैन इन दिल्ली। तो बीजेपी के एक एमपी हैं भैया मनोज तिवारी जी, ये सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, पता होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक पीआईएल डाला था कि साहब जो दिवाली पे फायर क्रैकर्स का यूज़ किया जाता है दिल्ली एनसीआर में, सिर्फ़ दिवाली में नहीं, कोई और फेस्टिवल भी हो चाहे, आप इसको प्लीज़ हटा दीजिए एनसीआर रीजन से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है। दिल्ली में फायर क्रैकर्स, फुलझड़ियाँ, बॉम्ब्स बहुत चलाए जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं-नहीं, 2016-17 में ही कोर्ट ने बेसिकली इसको बैन कर दिया था, टॉक्सिक क्रैकर्स को। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। हालाँकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो ग्रीन जो फायर क्रैकर्स होते हैं, अ, वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है इश्यू की गई थी। अब सवाल है क ये जो क्रैकर्स होते हैं ना, वो अलग-अलग कलर के होते हैं, कई सारे डिफरेंट केमिकल्स जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जब आप फायर क्रैकर की बात करते हो तो उसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, फायर क्रैकर के। पहला तो होता है कलर। अब फायर क्रैकर अलग-अलग कलर के आते हैं, आपने देखा ही होगा। जैसे रेड, ग्रीन, ठीक है, थोड़ा-सा ऑरेंज, येलो, ग्रे इस तरह से आते हैं। तो फायर क्रैकर्स के लिए पहली बात तो कलर डाला जाता है। फिर फ्यूल जलाना भी तो है ना उसको। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? चारकोल यूज़ होता है, सल्फर यूज़ होता है, 10% सल्फर, 75% पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर होता है एज़ अ फ्यूल।
ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीडाइजर, नाइट्रेट यूज होता है, क्लोरेट यूज होता है और पर क्लोरेट यूज होता है। यूजली नाइट्रेट्स जो है क्लोरेट और प्रोक्लोरेट्स जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजर मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीजन चाहिए। वो कहां से आती है? यहां से आती है, नाइट्रेट, क्लोरेट और परक्लोरेट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजर इन द फायर क्रैकर्स? नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट। आपको वो फाइंड आउट करना है रहता है यहाँ पे। उसके अलावा बाइंडर होता है, जो भी हम लोग मसाला, केमिकल्स और मिनरल जो भी उसके अंदर यूज करते हैं कंपोनेंट्स, उनको बाइंड करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए, वो भी तो जरूरी होता है। तो एज अ बाइंडर्स भी हम लोग यूज करते हैं। उसमें जो है कई बार टाइटेनियम, स्ट्रोटेटियम वगैरह ये हम लोग यूज करते हैं। और उसकी स्पीड को भी रेगुलेट किया जाता है। कुछ फायर क्रैकर बहुत जल्दी फट जाते हैं, कुछ धीरे 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 करके फटते हैं। उसके लिए हम लोग टाइटेनियम और स्ट्रोटियम का भी यूज करते हैं। और एज अ बाइंडर जो है आप डेक्सट्रीन का भी यूज कर सकते हो। एज अ कॉमन बाइंडर जो है यूज किया जाता है। तो ये कुछ केमिकल्स के नाम क्या आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए? 110% आपको याद होना चाहिए। केमिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोल्यूटेंट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स भी तो है ना, बाद में एयर में जाएंगे, पोल्यूट करेंगे। तो एज अ पोल्यूटेंट और एज अ केमिकल, यस यू मस्ट रिमेंबर दीज फैक्टर्स। अब कलर की बात करें तो अलग अलग कलर हमारे यहाँ पे रहता है। ग्रीन जो क्रैकर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं? बेरियम सोल्ट्स का यूज करते हैं। बेरियम सोल्ट्स, ठीक है जी। उसके अंदर बेरियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम जो है क्लोराइड, बेरियम जो है क्लोरेट, वो सब हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। रेड के अंदर ज्यादातर जो है स्ट्रोटियम का यूज किया जाता है, स्ट्रोटियम नाइट्रेट, स्ट्रोटियम कार्बोनेट, सल्फेट एंड ऑल दैट। ऑरेंज के अंदर आप देख सकते हो ज्यादातर जो है कैल्शियम सोल्ट का यूज किया जाता है। येलो के अंदर सोडियम सोल्ट का यूज किया जाता है। ब्लू में कॉपर सोल्ट का यूज किया जाता है। पर्पल में जो है नॉर्मल जो कंबाइन कॉपर होता है उसका यूज किया जाता है स्ट्रोटियम के साथ मिक्स करके। सिल्वर के अंदर जो है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज होता है। तो इस तरह के केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सल्फर, नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर। इनको अलग-अलग परसेंटेज में यूज़ किया जाता है, यूजुअली 20%, 57% एंड 24%। इस कॉम्बिनेशन में इनको ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2016 में जो गाइडलाइंस दी थी उसमें क्या कहा था कि ऐसे फायर क्रैकर को बैन कर दिया था जिसके अंदर क्या होता है? एंटीमनी होता है, लिथियम होता है, मर्करी होता है, आर्सेनिक और लेड होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। ये जो केमिकल्स के नाम हैं, वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ अ कांसेप्ट वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या-क्या एलिमेंट जैसे कलरिंग एजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। कलरिंग एजेंट से क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर? स्किन इरिटेशन होता है, यस, वॉट फॉर्मेशन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिक जो है जनरेट हो जाता है। अल्ज़ाइमर डिसीज़ खासकर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, कैंसर का रिस्क हो सकता है, लंग डैमेज होते हैं। ये सारी चीज़ें कलरिंग एजेंट से होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रेट्स वगैरह, परकोलेट्स, उससे क्या-क्या होता है? हमारी बॉडी में लगातार इकट्ठा होता रहता है वो, ठीक है? हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होता है खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके लिए काफ़ी डेंजरस होता है। कार्सिनोजेनिक भी होता है, तो मतलब ये कैंसर भी हो सकता है, थायरॉइड की प्रॉब्लम वगैरह जो है इससे वो भी हो सकती है, राइट? जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं एज़ अ पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, उससे भी काफ़ी डैमेज होता है, टॉक्सिक डस्ट पैदा होती है, लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। जो न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स वगैरह ये सब यूज़ किए जाते हैं, इससे भी जो है अलग-अलग तरह के बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन्स बट हमारी वेजिटेशन के लिए भी जो है डेंजरस होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको उनके लिए काफ़ी स्पेशली डेंजरस होता है। उसके अलावा जो हमारे स्पिनच होता है स्पिनच के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। तो ये चीज़ें यस, प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक सेल्फ स्टडी के लिए मैंने सेपरेट टेबल में कंटेंट डाला है, ग्रीन क्रैकर्स वाला, ये तो थोड़ा आप खुद से ही पढ़ोगे, ठीक है जी? चलिए, उसके अलावा एक छोटा टॉपिक अपने पास रहता है, जो कहता है कि ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। ग्लोबल स्टॉकटेक का मतलब क्या है? और ये रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, जनरल सेंस में आपको बताता चलूँ कि क्या है ये। 2015-16 में पेरिस कन्वेंशन हुआ था, ठीक है जी? उस पेरिस कन्वेंशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? प्रोमिस किया था। उस प्रोमिस को कहा जाता है एनडीसी, एनडीसी,
नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हर कंट्री ने ये प्रॉमिस किया था कि साहब हम लोग इतना CO2 को रिड्यूस करेंगे अपने एनवायरनमेंट से। ये इंडिया ने भी कहा था, जिसे हमारा पंचामृत आप कह सकते हो, हर कंट्री ने किया था। लेकिन वह सिर्फ वादा करने से तो कुछ नहीं होता ना। आप उस वादे को कितना निभा रहे हो, आप उस प्रॉमिस को कितना फुलफिल कर रहे हो, टाइम टू टाइम उसका रिव्यू किया जाना भी ज़रूरी है। तो पेरिस में ही ये डिसाइड किया गया था कि जो कंट्री अपने एनडीसी को कितना इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे एवरी 5 इयर्स। इसी को कहा जाता है ग्लोबल स्टॉकटेक। यानी कि आपने अपनी कंट्री में कितना स्टेप लिया है अकॉर्डिंग टू योर एनडीसी, अकॉर्डिंग टू योर परमिशन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टॉकटेक। और हर 5 साल के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। तो ये लास्ट टाइम हुआ था 2020 में, अब ये होगा 2025 में। ठीक है, अब मैं इसका रेलेवेंस क्या है। G20 के अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। अभी G20 इंडिया में हुआ, ग्लोबल स्टॉकटेक की बात की गई और कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई G20 में अभी ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में। ग्लोबल स्टॉकटेक में ये कहा गया कि एक तो देखिए हमें क्या करना है, 2050 तक नेट जीरो अचीव करना है, 100% CO2 को यहाँ पे जो हम लोगों ने कर्व करना है, 2035 2035 तक 60% करना है, 2030 तक 43% करना है। लेकिन क्या हम लोग ये कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। यूएन की जो एमिशन गैप रिपोर्ट है वो क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि हर साल हमें 23 बिलियन CO2 को रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से, अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है तो। अभी हम लोग कितना कर रहे हैं? ओनली 2 to 3% बिलियन CO2 एवरी ईयर। अरे भाई, कम से कम 20 बिलियन का अभी गैप है। आप कैसे अचीव करोगे? वादे तो आपने बड़े-बड़े कर दिए, 23 बिलियन टन CO2 हम लोग रिलीज करेंगे, लेकिन कर तो आप कुछ भी नहीं रहे, ढेला कर रहे हो, उसका तो 1% भी नहीं कर रहे हो आप। तो बहुत गैप है। ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि जो आपकी कथनी होती है और करनी होती है, दोनों के बीच में गैप होता है। वादा तो आपने कुछ और किया था, निभाया तो नहीं उसका। आपके लिए मैं चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, लेकिन आपके पास बस का किराया भी नहीं है, चाँद तारे तोड़ना तो दूर की बात है। तो इन्होंने ये कहा, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन की गई अभी G20 में। ऑब्जर्वेशन ये की गई कि जो, या फिर आप ये कह सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन भी हैं और ये सॉल्यूशन भी हैं, दोनों ही तरीके से आप इसको कह सकते हो, कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। लेकिन बिजली तो चाहिए और बिजली तो कोल से ही आएगी। अब सारी की कोल को तो आप जो है सोलर से रिप्लेस नहीं कर सकते, उतनी तो कैपेसिटी नहीं है। हाँ, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ना, आप इसको रिप्लेस करिए। किससे करिए? इसको करना है किससे? कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी से, इससे करना है। मतलब इसका क्या होता है? जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो है फर्नेस है, ठीक है? जिसमें हम लोग कोल का यूज़ करते हैं और उससे फिर बाद में जो है बिजली बनाते हैं। अब ये कोल यहाँ से बर्न हुआ, कोल से जो है CO2, CO, SO2 वगैरह वो सब निकल गई, ग्रीन हाउस गैसेज़ तो निकल रही हैं। एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही हम इनको क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। इस फर्नेस के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाएँगे, जो इसको कैप्चर करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज़ को। कैप्चर करने के बाद आप लोग क्या करोगे? या तो इसको लिक्विड में या सॉलिड में इसको कन्वर्ट करोगे और उसके बाद इसको कहीं पे स्टोर कर दोगे। आप इसे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, किसी लिथोस्फीयर में कहीं 5, 4, 2-3 किलोमीटर नीचे जो है रॉक्स वगैरह में कर सकते हो, ओशन बॉटम पे भी कर सकते हो, जहाँ भी आपका मन करे आप इसको स्टोर कर लीजिए। ये टेक्नोलॉज़ी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये टेक्नोलॉज़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। भई, जो क्लाइमेट चेंज से नुकसान हो रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उससे तो सस्ता ही है। लेकिन बात ये है कि ये टेक्नोलॉज़ी अमीर कंट्री तो अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या हमारा जैसा देश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है और एक हमारे पास टेक्नोलॉज़ी भी नहीं है। तो G20 के अंदर क्या कहा गया? 5.9 टू 5.8 ट्रिलियन डॉलर
2030 तक चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, और उसके अलावा $4 ट्रिलियन एवरी ईयर चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए। आप ट्रांसफर करिए डेवलपिंग कंट्री को, क्या इतना पैसा कोई देगा? कोई नहीं देता है। ये ट्रिलियंस में बात हो रही है, बिलियंस की तो अभी कहानी खत्म हो गई है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो भैया फिर राम नाम सत्य है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है जी। आइए एक छोटी सी चीज और है, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए डाला था मैंने, सेल्फ स्टडी के लिए। प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन्स इन द नीड ऑफ द आवर। फ्लड्स की हम लोग बात करें तो हर जगह ही फ्लड आ रही है आजकल। तो आपने देखा ही होगा पिछले दिनों दिल्ली में क्या हाल हुआ था भैया, जून के महीने में फ्लड वहां पे भी आया। चेन्नई में आपने कुछ साल पहले देखा, वहां पे भी आया। श्रीनगर में आपने कुछ साल पहले देखा, वहां पे भी आया। बेंगलुरु में आपने देखा, वहां पे भी आया। ये तो सिर्फ इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पाकिस्तान में जो फ्लड आया था लास्ट ईयर, वो आपने सबने देखा। जर्मनी में जो लास्ट टू लास्ट ईयर फ्लड आया था, वो आपने सबने देखा। ब्राजील में जो फ्लड आया था, वो आपने देखा। हर जगह फ्लड, चाइना में जो फ्लड आया इसी साल आया है, वो आपने सबने देखा। तो फ्लड कोई एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है ऑफ कोर्स। रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों के अंदर ही आपको फ्लड देखने को मिलता है। तो क्या करना है अपने को? अपने को ये जो फ्लड प्लेन्स हैं, वो उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करना है। अब फ्लड प्लेन्स क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा मान के चलिए, जैसे ये हमारा रिवर है इधर से, ठीक है। इसके अंदर से रिवर फ्लो करती है, इसे लेवीज बोलते हैं। ये जो बैंक्स होते हैं रिवर के दोनों तरफ, ये दोनों एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं रिवर के वाटर को। लेकिन कभी कभी जब रिवर का वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, तो यहाँ से बाहर निकलने लगता है। जो यहाँ से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे जाके फैल जाता है, ओवरफ्लो होने की वजह से। इसे कहते हैं फ्लड प्लेन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बना देते हैं, कुछ ना कुछ बना दिया। अब पानी तो आएगा ना यार पीछे से, लेकिन वो कहाँ जाएगा? फ्लड प्लेन की बजाय वो भी आपके घर में घुसेगा, एंक्रोचमेंट जो आपने किया हुआ है, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, ये जो लेवीज होती हैं इनको बढ़ाते रहते हैं, इनको ऊंचा कर देते हैं। और यहाँ पे मस्त एकदम से स्टेडियम बना दिया आपने, अक्षरधाम टेम्पल बना दिया, स्कूल्स कॉलेज बना दिया आपने, यहाँ पे वो कर दिया। लेकिन लेवाइज को आपने ऊपर कर दिया। लेकिन क्या इससे क्या होता है, जो हमारी रिवर का जो चैनल है वो नैरो हो जाता है। और रिवर का चैनल जब नैरो होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिस साल बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो ये कई बार लेवाइज वगैरह टूट भी जाती है। और जब इतनी स्पीड के साथ वाटर फ्लो होता है, और जब ये आउटर बाहर जाता है ना, बहुत स्पीड के साथ जो है वो घुस जाता है घरों में, कहीं पे भी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो फ्लड का एक तो बेसिक जो है ये होता है कॉन्सेप्ट, जब रेनफॉल वगैरह ज्यादा होता है, या कई बार क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाती है तो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स, अब फ्लड जो है एक तरह से नेचुरल फिनोमिना भी है। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है तो एक नेचुरल डिजास्टर जो है वो फिर एक ह्यूमन डिजास्टर के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फ्लड को जो है उसकी वजह से आते हैं। हमारा जो नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है 2005 वाला, ये इसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये जो कानून बनाए गए हैं बहुत स्पेसिफिक नहीं है। इवन जो हमारे यहाँ पे कानून बनाए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है, इसलिए लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। अब वो क्योंकि हमारा फेडरल कंट्री है तो कुछ सब्जेक्ट जो है सेंटर के अंदर हैं, कुछ स्टेट के अंदर हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है अर्बन एरियाज का, वो वहाँ की नेचुरल टोपोग्राफी के हिसाब से हो ही नहीं रहा है। दिल्ली में लो लाइंग एरियाज के अंदर आपने जो है कॉलोनियां बना दी, आपने बिल्डिंग्स वहां पे खड़ी कर दी। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मुखर्जी नगर में आप चले जाइए, जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। मुखर्जी नगर एक लो लाइंग एरिया है, 4 बूंदें होती हैं तो मुखर्जी नगर में घुटने तक पानी हो जाता है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ साल तक मुखर्जी नगर में रहा हूँ, आई हैव सीन दैट देयर। ऐसा होता है, लो लाइंग एरियाज में आप जो है बना दे रहे हो, तो एक प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं कर रहे हो आप टोपोग्राफी के हिसाब से। और अर्बन एरियाज भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। 2030 तक आप देखेंगे इंडिया का 75% तो जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा वो अर्बन एरिया से ही होने वाला है। और इसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सोच के देखिए कितना डैमेज आप कर रहे हो यहाँ पे, राइट। एंक्रोचमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चेन्नई में फ्लड आया 2015 में,
धड़ल्ले से वहां पे एंक्रोचमेंट हो रहा था। बेंगलुरु के अंदर फ्लड आया। मोस्टली बेंगलुरु को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, लेकिन वहां पे लेक्स बहुत कम हो गई हैं। जो है वो एंक्रोचमेंट लगातार हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लड को लीड करती हैं चीजें। और ये जो कानून वगैरह है वो नॉन बाइंडिंग है स्टेट्स के ऊपर, तो वही धड़ल्ले से क्रोनी कैपिटलिज्म और जो जो डेवलपर्स होते हैं, रियल एस्टेट वाले, सरकार के साथ मिलके करप्शन एंड ऑल दैट वो सब चल रहा है यहाँ पे। अब अलग तरीके से वो सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं। क्या कर सकते हैं एज पर दिस आर्टिकल? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल के अंदर क्या चीज मेंशन की गई है? इन्होंने कहा है भैया अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करिए। ऑलरेडी हमें इस चीज का पता है। वेटलैंड, फॉरेस्ट, लेक्स, सबको आपको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी के अंदर एक स्ट्रेटजी जो है फॉलो की जाती है, जिसमें जो उनकी वाटर बॉडीज होती हैं, वेटलैंड्स वगैरह, लेक्स वगैरह होती हैं, उनकी रिटेंशन कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बने हुए हैं बड़े सख्त, कि भैया इतना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनकी रिटेंशन कैपेसिटी मेंटेन की जाती है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जर्मनी वाले मॉडल को डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। अब देखिए क्या है ना, हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं, ये पॉलिसीज बनी हुई है, बहुत पुरानी है, लेकिन 1950 60s में उनको हम लोगों ने बनाया था, अभी तक वही चल रही है। अरे भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, वाटर बॉडीज का पैटर्न चेंज हो गया, बिल्डिंग्स के मटेरियल चेंज हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। तो आप उसके हिसाब से, हमारे यहाँ पे जो इतने सारे कानून बने हुए हैं, आप उनको पहले तो अपडेट करिए, और जो कानून के अंदर ओवरलैपिंग होती है आप उसको दूर करिए। सिंपल कानून बनाइए, लेकिन इफेक्टिव कानून बनाइए। ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगा, तभी होगा ना ये। अब सरकार क्या करती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना उनके एजेंडा में होता ही नहीं। और यहाँ पे गलती पब्लिक की भी है। पब्लिक भी डिमांड नहीं करती है अपने पॉलिटिकल लीडर से कि आप क्लाइमेट को प्रायोरिटी पे रखिए। हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी में क्या होता है? या तो फ्रीबीज होंगी प्रायोरिटी में, है ना, या फिर कास्ट, रिलीजन, ये सब प्रायोरिटी में रहता है। तो जैसी प्रायोरिटी लोग दे रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स दे रहे हैं, वैसे ही बाद में पॉलिसीज बनती हैं। ये समस्या हमारे यहाँ पे है, राइट? तो ये सब किया जाना ज़रूरी है। जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है, उसको थोड़ा-सा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे जर्मनी में, यूके में, नीदरलैंड वगैरह में, वो लोग किस तरफ जा रहे हैं? वो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, रादर देन फ्लड प्रोटेक्शन। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। फ्लड आने के बाद आप क्या कर रहे हो, उससे अच्छा है फ्लड आने से पहले ही आप रिस्क मैनेजमेंट करिए। प्रिवेंशन स्टेप्स आप लीजिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आप उसको, जब फ्लड आता है तो उसको मैनेज कर सको। रिटेनिंग वाटर जो कैपेसिटी है अपने वाटर बॉडीज के अंदर, वो आप मेंटेन करिए, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करिए, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करिए, बफर जोन बना के रखिए जहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लड वाटर है वो जा सकता है। अभी देखिए लीबिया के अंदर कितना फ्लड आया, राइट? अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होती लीबिया के पास, तो इतने सारे लोगों की डेथ नहीं होती। 5-6 हजार लोग ऑलरेडी वहां पे मर चुके हैं लीबिया के अंदर। तो ये सब जो है किया जाना चाहिए, और ये जरूरी भी है। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके लिए मैंने डाले हैं, आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, उसके अलावा आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।